नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का जेएनएम न्यूज़ में। आइए जानते हैं दिन भर की ताज़ा खबरें। यूपीएससी से हटे इस्लामिक स्टडीज़, यूपी से बीजेपी सांसद की मांग, सदन में उठाएंगे मुद्दा। उत्तर प्रदेश के भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव का कहना है कि इस्लामिक स्टडीज़ विषय भारतीय संस्कृति से मेल नहीं खाता और अधिकारी बनने वाले छात्रों को यह पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरनाथ सिंह यादव के मुताबिक वे इस मुद्दे को राज्यसभा में उठाएंगे। उन्होंने कहा कि इस्लामिक स्टडीज सब्जेक्ट, जिसमें इस्लाम के उदय से लेकर इसके प्रसार, विज्ञान, कला, वास्तुशास्त्र, फिलोसफी में इस्लाम के योगदान की पढ़ाई होती है, ऐसी परीक्षा का हिस्सा नहीं होना चाहिए जो नौकरशाह और पुलिस अफसर चुने जाते हैं। मुख्तार अंसारी के बाद अतीक अहमद पर योगी सरकार का शिकंजा, 2 दिन में 30 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति सीज। अतीक अहमद साल 2004 से लेकर 9 के बीच समाजवादी पार्टी के फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद रहे। अतीक अहमद की छवि हिस्ट्री शीटर की भी है। उनके खिलाफ 70 से ज़्यादा केस दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के बाहुबली छवि रखने वाले मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसने के बाद अब राज्य सरकार अतीक अहमद पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। प्रयागराज पुलिस ने जानकारी दी कि पूर्व सांसद अतीक अहमद की 7 प्रॉपर्टी सील किया गया है। सील किए गए प्रॉपर्टी की कीमत 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा अतीक अहमद से जुड़ी 13 अन्य प्रॉपर्टीज को भी सील करने की कानूनी तैयारियां चल रही हैं। पुलिस ने बताया कि यह सभी प्रॉपर्टी गैरकानूनी पैसे और धंधे से बनाए गए हैं। बुधवार को अतीक अहमद से जुड़ी 5 और गुरुवार को 2 प्रॉपर्टी को सीज किया गया। हॉस्पिटल से जिंदा कैसे लौटें? दोस्तों, पढ़ने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन आइए जानते हैं पूरी खबर क्या है। पूर्व आईएएस ने किताब की तस्वीर पोस्ट कर योगी सरकार पर कसा शिकंजा। लोग भी ले रहे हैं चुटकी। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर ये बहुत ट्रेंड कर रहा है टॉपिक। सूर्य प्रताप सिंह, जो कि एक पूर्व आईएएस अफसर हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, किताब की फ़ोटो भी छपी हुई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना व्याप्त स्थिति को नियंत्रण करने के लिए नीति पर सीएम योगी पर सवाल उठा रहे रिटायर्ड आईएएस अफसर सूर्य प्रताप सिंह ने सूबे की सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। सिंह ने सोशल मीडिया पर एक किताब की तस्वीर पोस्ट करते हुए योगी सरकार पर तंज कसा है। सिंह ने एक किताब की तस्वीर पोस्ट की जिसका शीर्षक है हॉस्पिटल से जिंदा कैसे लौटें, और लिखी गई इस किताब के विक्रेता के खिलाफ मामला दर्ज ना हो जाए, इसलिए ट्वीट में उन्होंने लिखा है हॉस्पिटल से जिंदा कैसे लौटें, ये किताब यूपी में खूब बिक रही है। योगी जी से निवेदन है इस विक्रेता के खिलाफ एफआईआर ना हो जाए। यह महामारी में लोगों की बहुत मदद कर रहा है। तो लोग इस ट्वीट के इस चुटकुले से बहुत मज़े ले रहे हैं। बिहार चुनाव से पहले बाहर आना चाहते थे लालू यादव, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका टाली। लालू ने रांची हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी जिसकी सुनवाई आज होनी थी, लेकिन कोर्ट ने इसे टालते हुए सुनवाई की अगली तारीख 11 सितंबर निर्धारित की है। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी चाहते हैं कि चुनाव से पहले जेल से बाहर आकर वह भी अपनी पार्टी के हित में कार्य कर सकें। इसलिए उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत की याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे टालते हुए 11 सितंबर निर्धारित कर दिया है। नीट 2020 एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट, लाइव अपडेट्स। परीक्षा स्थगित करने के पक्ष में विपक्ष। अभिभावक के साथ बड़े राजनेता भी आगे आकर परीक्षाओं का विरोध कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक तथा प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर परीक्षा स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता भी परीक्षा स्थगित करने के साथ धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता आज भी परीक्षा स्थगित करने की मांग के साथ धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट 2020 लेटेस्ट अपडेट। रेलवे एनटीपीसी भर्ती के लिए किया था आवेदन, तो ज़रूरी जानकारी जान लीजिए। अब ऑनलाइन परीक्षा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ध्यान में रखकर आयोजित की जाएगी। छात्रों के बीच परीक्षा केंद्र में उचित दूरी होगी और छात्र को एग्ज़ाम के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य होगा। रेलवे में एनटीपीसी भर्ती परीक्षा सितंबर माह में आयोजित की जा सकती है। रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि भर्ती परीक्षा की डेट अथवा एडमिट कार्ड के संबंध में किसी भी जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचना पर ही भरोसा करें।
उम्मीदवार एग्ज़ाम सेंटर पर अपने एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट लेकर पहुंचे तथा उस पर अपना पासपोर्ट आकार का नया फ़ोटो लगा लें। इसके साथ ही उम्मीदवार एक आइडेंटिटी कार्ड ओरिजिनल और एक फ़ोटोकॉपी साथ लेकर एग्ज़ाम सेंटर पहुंचे। उम्मीदवार इस बात का ध्यान दें कि परीक्षा हॉल में किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना पूरी तरह प्रतिबंध होगा, तो मोबाइल, पेजर, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरबग, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी जैसे सभी उपकरण परीक्षा हॉल में प्रतिबंधित होंगे। इनको साथ में लेकर नहीं आएं। एक्सप्रेस टोल टैक्स नियमों में बदलाव। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर दूरी के हिसाब से देना होगा टोल टैक्स। हाइब्रिड कैमरों से होगी निगरानी। जैसा कि आप देख सकते हैं, टोल टैक्स के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर दूरी के हिसाब से टोल टैक्स देना होगा, यानी आप जितना सफ़र करेंगे उतना ही दूरी का टोल टैक्स अदा करना होगा। दूरी के हिसाब से टोल वसूलने संबंधी प्रस्ताव को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है। पहले चरण में सराय काले खां से यूपी गेट के बीच नवंबर से टोल वसूल की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके लिए विशेष किस्म के हाइब्रिड कैमरे लगाए जाएंगे। उसके बाद यूपी गेट से डासना और फिर मेरठ तक की दूरी से टोल वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हालांकि हापुड़ तरफ जाने वाले वाहनों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। उन्हें मौजूदा दरों के हिसाब से ही टोल टैक्स अदा करना होगा। दोस्तों, सुपर 30 मूवी तो आपने देखी ही होगी, आनंद कुमार सर की। उन्हीं से जुड़ी हुई है ये खबर। उन्होंने अपने कॉलम में एक कहानी बताई है जिसमें स्टूडेंट अपनी मेहनत करके अब लास्ट में अपने गोल को अचीव कर लेता है। तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ इसे शेयर करना चाहिए। थोड़ा सा समय निकाल कर सुन लीजिएगा, बहुत ही अच्छी कहानी है। पिता के पास स्कूल में दाखिले के पैसे नहीं थे, बेटा इसरो में वैज्ञानिक बना। जी हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं। सपने एक दिन ज़रूर सच होते हैं। हाँ, कभी कभी थोड़ा वक्त लग जाता है। सपने एक दिन ज़रूर सच होते हैं। हाँ, कभी कभी थोड़ा ज़्यादा वक्त लग जाता है। ज़रूरत तो सिर्फ इस बात की है, आप पूरे यकीन के साथ अपने मिशन पर डटे रहें। प्रभात पांडे ने भी छोटी ही उम्र में सपना देखा वैज्ञानिक बनने का, अपने देश के लिए कुछ नया करने का, लेकिन निर्धनता की वजह से उसके पिता मिथिलेश पांडे को कभी कभी अपने बेटे के सपना टूट जाने का डर लगता था। उन्होंने भी कभी एक अधिकारी बनने का सपना देखा था। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर ज़िले के बहुत ही छोटे से गांव में रहता था उनका परिवार। उनके पिता पूजा पाठ करवाते थे, कोई ठोस आमदनी का जरिया नहीं था। अपने दम पर पढ़ाई की। मिथिलेश पांडे अफसर तो नहीं बन सके, लेकिन संस्कृत के अच्छे ज्ञाता जरूर हो गए। गांव में ही कुछ बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद शादी हुई और फिर 4 बच्चे भी हो गए। बच्चों को खुद पढ़ाने लगे। बेटा प्रभात पढ़ने में होशियार था, बहुत मेहनती भी था। कुछ न कुछ विज्ञान संबंधी मॉडल बनाता रहता था। गांव के बगल में एक छोटा सा प्राइवेट स्कूल था। प्रभात वहां पढ़ना चाहता था, लेकिन फ़ीस के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए प्रभात की पूरी पढ़ाई सरकारी स्कूल से हुई। अब प्रभात हाई स्कूल में पहुंच गया था। पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसे विज्ञान विषय पढ़ा सकें। उसकी रुचि गणित और विज्ञान के बारे में खूब जानकारी रखने की थी। कहीं से कोई सहायता नहीं मिल रही थी, लेकिन प्रभात में गजब का हौसला था। सेल्फ स्टडी के दम पर ही उसने बोर्ड परीक्षा में इतने अंकों से पास की कि वह आसपास के गांव में मशहूर हो गया। पिता को पता था कि प्रभात वैज्ञानिक बनना चाहता है, इसलिए वह चाहते थे कि बेटा IIT से पढ़ाई करे। उन्होंने अपने कई रिश्तेदारों से बातचीत भी की। सभी के पास प्रभात को कोटा भेजने की सलाह दी। मिथिलेश पांडे निर्धन जरूर थे, लेकिन बहुत ही स्वाभिमानी भी थे। उन्होंने किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाया। इस दौरान वो पैसों के जुगाड़ के बारे में सोच ही रहे थे कि किसी ने उन्हें सुपर 30 के बारे में बताया। वे प्रभात को लेकर मेरे पास पटना आ गए। उनके हाथ में एक मिठाई का डिब्बा भी था। मैंने एक टेस्ट लिया और पाया कि प्रभात सच में पढ़ने में अच्छा है और बहुत जुझारू भी। व्यवहार से सौम्य प्रभात सुपर 30 के बच्चों के साथ मेरे परिवार के सदस्यों से भी काफ़ी घुल मिल गया। रिजल्ट के दिन मैं बहुत खुश था। IIT के रिजल्ट में उसका नाम था, लेकिन जो ब्रांच लेना चाहता था उसे नहीं मिल रही थी। इसलिए वैज्ञानिक बनने के ख्याल से वह NIT चला गया।
वहाँ खूब मेहनत की। जब नौकरी लगी तो फिर से मिठाई लेकर उसके पिता मुझसे मिलने पटना आए, लेकिन वह तो वैज्ञानिक बनना चाहता था, इसलिए जहाँ था वहीं मेहनत करता रहा। इस बीच उसका सिलेक्शन इसरो में हो गया। अंत में आखिरकार प्रभात को उसके सपनों की जगह मिल गई। तो दोस्तों, हैप्पी एंडिंग है ये। ऐसे ही हमें भी अपने टारगेट के पीछे लगे रहना है, मेहनत करते रहना है, झक मार के पीछे आएगी। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।